हेलो गाइस, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ विंटर राइज इन कोविड-19 केसेस। क्या विंटर में कोविड-19 केसेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा या डिक्रीज देखने को मिलेगा, ये हम आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो हमारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने ये न्यूज़ में ये कवर किया था कि आईआईटी और एम्स में इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि विंटर में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वैसे ही हमें कोविड-19 के केसेस में एक स्पाइक देखने को मिलेगा। तो इस पूरी न्यूज़ को हम कवर करते हैं इस वीडियो में। इस स्टडी का जो नाम है, जो एक्चुअल नेम स्टडी को दिया गया था, दैट वाज कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कोविड-19 कैसे स्प्रेड कर रहा है इंडिया में और इसकी डिपेंडेंस क्या है टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या टर्म है ये हम आगे इस वीडियो में देख लेंगे। अब इस वीडियो में जो उन्होंने पर्टिकुलरली जो चीज़ें कवर की है वो ये है कि मूनसून जैसे ही पीक करेगा वैसे ही रेनफॉल से ह्यूमिडिटी पे क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा और उस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से कोविड-19 के केसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इस स्टडी में स्कूल ऑफ अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज, ये आईआईटी भुवनेश्वर की सेंटर है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एम्स भुवनेश्वर, इन्होंने इस स्टडी को कंडक्ट किया है। जिस स्टडी के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इन्होंने हर एक स्टेट में कोविड-19 के केसेस को इन्होंने स्टडी किया है, खासकर अप्रैल और जून 2020 के केसेस में। इन 2 महीनों में जितने भी केसेस हुए हैं हर स्टेट में, उन सब केसेस को इन्होंने स्टडी किया और उसका पैटर्न निकाला कि क्या इस आउटब्रेक का पैटर्न है और क्या ये अपनी लिंकेज दिखाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। तो इस के की पॉइंट्स कुछ देखते हैं। अब देखिए, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी वायरल पैंडेमिक्स इससे पहले भी हुए हैं, यानी रेस्पिरेटरी वायरल पैंडेमिक्स किनको कहते हैं, वो पैंडेमिक्स जो वायरस की वजह से हुए हैं, वो वायरसेस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है असर करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कोरोना वायरस है, उससे पहले जैसे स्वाइन फ्लू था, सार्स भी 2003 में जो आया था, आपको मालूम है ये चाइना से आया था। ये 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। वैसे ही अभी जो है उसको सार्स 2 बोलते हैं हम, क्योंकि ये वैसा ही कुछ वायरस है। ये भी कोरोना वायरस ही था जिसने ये क्रिएट किया था। उसके बाद आपको मालूम है 2009 में स्वाइन फ्लू भी आया था, जिसकी वजह से वो स्वाइन से वायरस चले गए थे इंसानों में और उससे भी एक बहुत बड़ा पैंडेमिक सामने आया था। तो ये सारे पैंडेमिक्स जो वायरस की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बैठते हैं और फिर वहाँ पर डैमेज क्रिएट करते हैं, ये सारे पैंडेमिक्स एक पैटर्न शो करते हैं विच इज़ सीजनैलिटी। यानी ये सीजन के साथ अपने केसेस में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो केसेस पे क्या असर पड़ेगा, सीजन में अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो केसेस पे क्या असर पड़ेगा, ह्यूमिडिटी से क्या असर पड़ेगा केसेस पे। ये इन सीजन्स की वेरिएशंस की वजह से ये पैंडेमिक्स भी कुछ वेरिएशन दिखाते हैं। अब पर्टिकुलरली क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो असर कर सकते हैं इन केसेस पर। पहले ही है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इन्होंने ये कहा, तो इन केसेस पे असर पड़ सकता है और ये केसेस कम रजिस्टर हो सकते हैं। ऐसी ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, सोलर रेडिएशन है। इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है कोविड-19 के स्प्रेड पर। अब हम इन टर्म्स को पहले समझेंगे, तभी हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी किसको हम कहते हैं? अब देखिए, आपके एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एयर को हम कहते हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत ही ज़्यादा 78% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है काफ़ी ज़्यादा, फिर कुछ कम मात्रा में कुछ अलग अलग गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। उसके साथ साथ इसमें वाटर वेपर भी होता है और वाटर वेपर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये सारा इस सारे मिक्सचर को हम एयर कहते हैं। अब इस एयर में नाइट्रोजन को छोड़िए, ऑक्सीजन को छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए, डस्ट को छोड़िए, आपको बताना है कि वाटर वेपर कितना है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा उसी के हिसाब से हम ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अलग अलग टाइप्स है। तो ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो एयर में आपका कितना वाटर वेपर है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसका एक टाइप है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जगह देता हूँ। ये एक स्पेस है और ये कितनी स्पेस है? सपोज इसका हर साइड 1 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से मीटर, यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर। तो इस जगह में जितनी भी ये जगह है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस पूरे जगह में तो हवा होगी, तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि इस पूरी स्पेस में जो एक 1 मीटर क्यूब की स्पेस है, क्योंकि आपको मालूम है वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपको वॉल्यूम निकल गया।
तो इस पूरे वॉल्यूम में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये कहना है कि इस पूरे वॉल्यूम में एयर नहीं बल्कि वाटर वेपर कितना है, इस पूरे वॉल्यूम में वाटर वेपर कितना है, तो जो अगर आप वो वाटर वेपर कैलकुलेट कर पाए तो आपको क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो सपोज किसी मेथड से हमने ये वाटर वेपर कैलकुलेट कर पाए और आपको ये मिला कि इस पूरे वॉल्यूम में 500 ग्राम के बराबर वाटर वेपर है, तो ये 500 ग्राम किस में है, 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में। तो जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं वेट, यानी 500 ग्राम्स तो वेट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर फॉर ए गिवन मास ऑफ एयर, यानी अगर आपके पास एक जगह है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितना वाटर वेपर है, यानी उसका मास कितना है। तो फॉर एग्जांपल हम ये बताएंगे कि इसमें जो वाटर वेपर है वो 500 ग्राम का है, लेकिन उसके बाद आपको क्या बोला गया है, मास ऑफ वाटर वेपर, उसके बाद फॉर ए गिवन मास ऑफ एयर। अब आपको ये बोलना है कि इसमें हवा कितनी है, टोटल मास कितना है हवा का। तो फॉर एग्जांपल हवा तो ज़्यादा ही वेट का होगी क्योंकि पूरी हवा में ही थोड़ा सा वाटर वेपर भी होता है। फॉर एग्जांपल हम उसको 1000 ग्राम्स रखेंगे, तो 500 ग्राम आपका वाटर वेपर है, 1000 ग्राम्स आपका टोटल मास ऑफ एयर है। तो ये होगी आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जब आप क्या करते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर निकालते हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल एयर, तो इस जगह में टोटल वाटर वेपर कितना है डिवाइडेड बाय टोटल हवा का मास कितना है, ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सीजनैलिटी निकाल सकते हैं कोविड-19 के स्प्रेड की। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं, ये कॉमनली यूज टर्म है ह्यूमिडिटी की। जब भी हम बात करते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही बात करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर सिंपली हम डिफाइन करें वो क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर relative to the saturation amount the air can hold at a given temperature multiplied by 100। यानी ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या हम कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपका कितना वाटर वेपर है एक्चुअली हवा में डिवाइडेड बाय कितना वाटर वेपर हवा में मैक्सिमम जा सकता है इनटू 100%, यानी इसको हम परसेंटेज पे निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक जगह है, इस जगह में आपके पास हवा है, अब इस हवा में मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर का कितना जा सकता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम अमाउंट यानी सैचुरेशन कब होगी इस हवा की। सैचुरेशन होता है जब आपके पास हवा होती है तो उस हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इस स्पेस में वाटर वेपर ऐड होता है। अब जैसे ही हम इसकी स्पेस बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये स्पेस बढ़ेगी क्योंकि गर्म हवा एक्सपैंड होती है, और जैसे ही हवा एक्सपैंड होगी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ेंगी, उसमें वाटर वेपर हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना है, गिवन रखना है। तो सपोज मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे ये देखूंगा कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना जो है हवा में वाटर वेपर जा सकता है एट अ मैक्सिमम अमाउंट, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेशन, ठीक है ना। अगर मैं इसको 10 से 20 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो सैचुरेशन अमाउंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस पे हवा में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ेंगी, उसमें ज्यादा वाटर वेपर ऐड हो सकता है। तो ये हो गया आपका सैचुरेशन अमाउंट। तो उस सैचुरेशन अमाउंट को से आपको डिवाइड करना है किसको, वाटर वेपर को, यानी टोटल वाटर वेपर कितना है हवा में डिवाइडेड बाय टोटल कितना अमाउंट जा सकता है उस हवा में इंटू 100%। तो वहां से आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलती है। देखिए यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर 10 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा नहीं है। इस केस में इन्होंने दिखाया है कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी 100% यानी जितना वाटर वेपर हवा में है डिवाइडेड बाई टोटल जो सैचुरेशन अमाउंट है वो भी उसी के बराबर है, यानी हवा में जितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर लेने की उसको वो सारा कुछ मिल गया है। 100 आउट ऑफ 100 इंटू 100%, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, आपको 100% मिल गया, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 100%। अब ये देख रहे हैं ये जगह है, ये पूरी वाटर वेपर से भरी पड़ी है, तो इसका सैचुरेशन अमाउंट जितना था वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 100% हो गई। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो आप देख रहे हैं हवा एक्सपैंड हो रही है। अब जैसी हवा एक्सपैंड हो गई, वाटर वेपर उतना ही है, तो इसमें क्या होगा, हवा एक्सपैंड होगी तो इसमें जो सैचुरेशन अमाउंट था वो इंक्रीज होगा, यानी इस हवा में अब वाटर वेपर लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई।
अब इसमें इन्होंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दिखाई है 52%, यानी वाटर वेपर तो इतना ही है लेकिन हवा में और कैपेसिटी है वाटर वेपर लेने की, इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई। अब हम अगर हवा को और थोड़ा गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे हवा और एक्सपैंड हो गई। अब एक्सपेंशन के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ी, तो इसमें वाटर वेपर लेने की क्षमता जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी फर्दर कम हो गई। तो वाटर वेपर तो इतना ही था, तो ये इतना ही रहेगा, लेकिन हवा एक्सपैंड हो गई जिसमें इसको कैपेसिटी इंक्रीज हो गई इसकी वाटर वेपर लेने की, तो इसीलिए आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई। अगर आपके पास एक वाटर सोर्स नहीं है कि कंटिन्यू आप वाटर वेपर बना रहे हैं, तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम हो जाती है। तो ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट। तो इन्हीं सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, वो टेम्परेचर कह लो आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, सोलर रेडिएशन है, यानी आपके सन से जो रेडिएशन आती है, ये रेडिएशन कितने अमाउंट में आपके सरफेस पे पड़ती है, सरफेस पे कितनी रेडिएशन पड़ती है, सन की एनर्जी, सन की लाइट पड़ती है, उससे भी कोविड-19 के स्प्रेड में असर पड़ सकता है। उसके साथ साथ रेनफॉल है, डिक्रीज इन टेम्परेचर है, कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर है, coupled with progression towards winter may environmentally favor the spread of COVID-19 in the country। यानी जैसे ही रेनफॉल ज़्यादा होगा, इस स्टडी में इन्होंने कहा कि रेनफॉल ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है सप्लाई में। ऐसे ही अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कम टेम्परेचर हो रहा है, एटमॉस्फेयर आपका कूल हो रहा है और आप विंटर की ओर जा रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से इस स्टडी में कहा गया कोविड-19 के स्प्रेड में इजाफा होगा, यानी इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डिजीज ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम एंड राइज इन टेम्परेचर्स लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डिजीज के ग्रोथ रेट पर, यानी जिस तरीके से ग्रो करेगी डिजीज उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है टेम्परेचर की वजह से और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से। साथ साथ डबलिंग टाइम पर भी इसका असर पड़ता है। डबलिंग टाइम होता है कि कितने टाइम में आपके केसेस डबल हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 100 केस है तो 200 केसेस कितने टाइम में डबल हो गए, तो ये इसको हम बोलते हैं डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा होगा उसका ये मतलब है कि केसेस जो है धीरे से बढ़ रहे हैं, केसेस की ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा नहीं है। डबलिंग टाइम अगर कम होगा उसका मतलब आपके केसेस बहुत ही जल्द जो है डबल हो रहे हैं, यानी उस डिजीज़ की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली स्टडी ने क्या कहा। हमें उस स्टडी में ये कहा गया कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है टेम्परेचर में, यानी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज होता है टेम्परेचर में, उसकी वजह से, इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से केसेस में कमी आती है। कितनी कमी? 0.99%, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा 0.99% डिक्रीज इन केसेस होगा। और साथ ही साथ जो डबलिंग टाइम है वो भी इंक्रीज होगा, यानी केसेस जितनी तेजी से डबल हो रहे हैं उसको अब टाइम लगेगा डबल होने में टेम्परेचर के राइज होने की वजह से। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो अगर हम इसको 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर के कम होने की वजह से केसेस में बढ़ोतरी होगी, केसेस में ग्रोथ होगी और डबलिंग टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी केसेस जल्दी डबल करेंगे। ये तो हो गया टेम्परेचर का। उसके बाद एन इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, सपोज पहले 50% थी फिर 60% हो गई, इसके बढ़ने की वजह से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से डिक्रीज होगा ग्रोथ रेट में डिजीज की केसेस पर और रिड्यूसिंग द डबलिंग टाइम ऑफ कोरोना वायरस, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से डिजीज की ग्रोथ रेट में कमी आ सकती है। द स्टडी ऑल्सो कैरीड आउट एन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कि सोलर रेडिएशन का क्या असर पड़ेगा कोविड-19 पे। तो उन्होंने ये कहा कि हायर सरफेस रीचिंग सोलर रेडिएशन, जितनी ज़्यादा सन की एनर्जी, सन की रेडिएशन हमारी सरफेस पे पहुंचेगी, उतना रिडक्शन होगा इन द नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, यानी जितनी ज़्यादा तेज़ लाइट होगी, तेज़ रेडिएशन पड़ेगी हमारी सरफेस पे, नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे और डबलिंग टाइम इंक्रीज होगा, यानी केसेस को डबल होने में वक्त लगेगा, यानी तेज़ी से केसेस नहीं बढ़ेंगे। किससे नहीं बढ़ेंगे? जब ज़्यादा आपकी हायर सरफेस रीचिंग सोलर रेडिएशन होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस न्यूज़ आर्टिकल में था
वो ये कि इन्होंने कहा अगर समर और विंटर के टेम्परेचर में 7 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा, किसी जगह पर मीन डिफरेंस होगा, यानी अगर समर में आपके फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस था और विंटर में समझिए 29 है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 7 डिग्री सेल्सियस का अगर आपका डिफरेंस है समर और विंटर के टेम्परेचर में, तो उन्होंने कहा ये एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट कर सकता है कोविड-19 के केसेस पर, क्योंकि 7 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कम होने की वजह से विंटर में कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर सकते हैं। तो इट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन विंटर। अब आपको मालूम है कि हमारे समर और विंटर के टेम्परेचर में काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस होता है 7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, जिसकी वजह से आप विंटर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोविड-19 का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब चैलेंज क्या है हमारे पास? द प्रोग्रेशन ऑफ द सीजन टुवर्ड्स मूनसून, पोस्ट मूनसून एंड आफ्टर दैट टू द विंटर। अब मालूम है अभी मूनसून चल रहा है, फिर पोस्ट मूनसून होगा, फिर धीरे धीरे हम विंटर की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस रिडक्शन हो रही है टेम्परेचर की। इस टेम्परेचर की रिडक्शन की वजह से ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट करेगा हेल्थ वर्कर्स पर और पॉलिसी मेकर्स पर, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल करें, किसी तरीके से इसको मिटिगेट करें इन केसेस को। पर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा पोस्ट मूनसून में और विंटर की तरफ हम जब जा रहे हैं, तो आप पे बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ेगा केसेस का, ये मानना है इन रिसर्चर्स का। फाइनली वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? पॉलिसी मेकर्स शुड टेक टारगेटेड डिसीजंस दैट मे आल्सो इंक्लूड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन टू स्लो द स्प्रेड। कि स्प्रेड को स्लो करने के लिए, इसको स्लो करने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। उनको पता होनी चाहिए पहले से कि टेम्परेचर के 1 डिग्री सेल्सियस के कम होने की वजह से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना स्प्रेड हो सकता है कोरोना वायरस। द एक्चुअल स्प्रेड विल इवेंचुअली डिपेंड ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन। और आपको मालूम भी है कि फाइनली जो स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन ही करनी पड़ेगी। जैसे आप कितनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करते हैं यूनिवर्सल मास्किंग की, कि मास्क पहनाना कितना आप एफिशिएंटली इसको एनफोर्स कर सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग को आप कितना स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर सकते हैं, हैंड हाइजीन यानी कंटिन्यूसली हाथ को धोना, और पॉसिबल कमेंसमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। जब वैक्सीन आएगा फिर आप हर्ड इम्यूनिटी का कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये पहले से आपको दिमाग में रखना है। और इन फैक्टर्स की ही वजह से हम एक्चुअली में इस स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। May peace be on all of you. Thanks a lot.